जय उत्तराखंड साथियों। मेरा नाम अजय बिस्ट वन यूके टीम से। और आज साथियों, आज आपके साथ लाइव इस समय लाइव आने का एक खास मकसद, जैसे आप जानते हैं कि वन यूके टीम काफ़ी समय से एक प्रयास कर रही है अपने अपने उत्तराखंड और उत्तराखंडी लोगों को सशक्त करने का। और इसी की कड़ी में हम लोग एक प्रयास करते हैं कि अपने अपने जितने भी साथी हैं उनको रात 9 बजे हम हर शनिवार को रात 9 बजे एक लाइव चर्चा करते हैं, कुछ एक्सपर्ट्स के साथ, कुछ उस फील्ड से संबंधित लोगों के साथ, ताकि उसकी जानकारी लेके हमारे साथ उसकी जानकारी लेके हमारे जो उत्तराखंड के या उत्तराखंड ही नहीं, मतलब अन्य 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 क्षेत्रों से या अन्य जगहों से, अन्य राज्यों के लोग भी उस जानकारी को ले सकते हैं और उसके बिहाफ पे कुछ ना कुछ स्वरोजगार कर सकते हैं। तो जो भी साथी इस समय लाइव जुड़े हैं मेरे साथ, उन सभी का आभार। और साथियों, थोड़ा कुछ समय से तबीयत ठीक नहीं थी, लेकिन अब काफ़ी बेटर फील कर रहा हूँ। तो आज 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 शाम की लाइव चर्चा के साथ आपसे निवेदन है, आप ज़रूर जुड़िएगा। और साथ में साथियों, इस बीच में बहुत सारी चीज़ें निकल के आई बात जब हमने करी। कुछ जगह, कुछ क्षेत्रों की अपनी समस्याएं हैं, गांव में अपनी समस्याएं हैं। और एक जानकारी, थोड़ा हम लोगों का प्लान था कि हम आज उत्तराखंड में अलग अलग ब्लॉक में जाएं, 3 दिन का हमारा टूर था। लेकिन ये कोरोना महामारी के चलते और कुछ कुछ साथी, बेसिकली दिनेश बिष्ट जी की तबीयत इस समय ठीक नहीं है और बुखार उनको था, तो हमने इस चीज़ को अवॉइड किया, क्योंकि बेकार में इस समय हमें ट्रैवल करना या मीटिंग करना कोई सही रास्ता नहीं लगा। तो ये टूर इस समय कैंसिल कर दिया। लेकिन साथियों, ये सब चीज़ें चलती रहेंगी, है ना। वक्त और समय के हिसाब से हमें डिसीजन लेने पड़ेंगे, प्लान करना पड़ेगा। लेकिन हमारी लॉन्ग टर्म की क्या सोच है, इसके लिए हम किस प्रकार प्रयास कर रहे हैं, किस तरीके से हम लोग एक दूसरे को जोड़ के एक दूसरे के साथ हम आगे काम कर रहे हैं, ये आप सभी जितने भी साथी हमसे जुड़े हुए हैं वो जानते हैं। और हमारा ये प्रयास है कि हम अन्य साथियों को भी अपने साथ इन चीज़ों में जोड़ें। और जितने ज़्यादा अपने साथी अपने टीम के साथ जुड़ेंगे, लोग जुड़ेंगे, तो हम एक दूसरे को सशक्त बनाने का प्रयास करेंगे। साथियों, हमेशा बार बार हम ये चीज़ कहते हैं कि हम केवल, अगर जब तक मैं अपने बारे में, केवल अपने बारे में, केवल अपने लिए सोचूंगा, अपने बारे में सोचूंगा, तो शायद मुझे वो मंजिल पाने में बड़ा समय लगेगा और बहुत दिक्कतें भी आएंगी। लेकिन जब हम एक दूसरे का सहारा बनेंगे, आप देखिए, उदाहरण बहुत लोग देते हैं, हम भी देते हैं, लेकिन क्या हम वो प्रैक्टिकली कर पाते हैं, ये बहुत जरूरी है। ज्ञान, आप देखिए व्हाट्सएप पे, आप सोशल मीडिया पे दुनिया भर का, मतलब आपको कोट्स मिलेंगे, पोस्ट मिलेंगी, दुनिया भर की पोस्ट। लेकिन क्या कितने प्रतिशत लोग हैं या कितने लोग हैं जो उन चीज को फॉलो करते हैं? आप ये बताएं। मैं आपसे एक छोटा सा उदाहरण, ये छोटा सा सवाल भी कहिए, या ये सवाल मैं खुद अपने आप से भी पूछता हूं कि हम कितने लोग हैं जो, चाहे हम जो हमारे देवी देवताएं हैं, जिनको हम मानते हैं, पूजते हैं, कितने प्रतिशत लोग ऐसे हैं जो कि उनके बताए गए रास्तों को फॉलो करते हैं? मैं मंदिर गया, मैंने भजन कर दिया, 1 घंटा भजन करके आ गया, उससे क्या वो परिवर्तन आ सकता है? उससे क्या वो मेरे प्रभु, मेरे ईश्वर, मेरे आराध्य खुश हो जाएंगे कि आपने मेरा गुणगान कर दिया, काम आप भले करो ना करो? जो रास्ते आपको बताए गए हैं, आप उन पे चलो ना चलो, आप बस मेरी गुणगान करते रहो, तो आप पार पा जाओगे या आपके सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। क्या ये संभव है? क्या हमारे आराध्य, क्या हमारे ईश्वर, जिनको हम मानते हैं, पूजते हैं, क्या उनकी विचारधारा ये होगी कि जब हम उनकी तारीफ करेंगे, उनकी वंदना करेंगे, तो हमारे दुख दूर होंगे? लेकिन उन्होंने जो कार्य किए, उन्होंने जो रास्ते बताए, उन पे ना चल के
और केवल हम उनका गुणगान करते रहें तो हमारे आराध्य, हमारे भगवान, हमारे ईश्वर हमसे प्रसन्न रहेंगे। क्या ये संभव है? क्या हमारे ईश्वर, हमारे आराध्य इस तरीके की सोच रखते होंगे? आप अपने आप से सवाल कीजिए, आप अपने आप से यह सवाल कीजिए। ये भी एक ज्ञान है, मैं भी एक ज्ञान दे रहा हूं, लेकिन सही क्या है, गलत क्या है, इसको अगर आपने समझना है। सबसे बड़ी समस्या क्या होती है, जो मुझे आज की डेट में लगती है, जितना भी मेरा अपना लाइफ का एक्सपीरियंस रहा है या हम लोगों ने जितनी भी बातें करी हैं, लोगों को समझा है, तो सबसे बड़ा चैलेंज हमेशा ये आ जाता है जब हम डिसाइड नहीं कर पाते कि सही क्या है, कौन सा रास्ता सही है। ये एक बात कर रहा है, वो दूसरी बात कर रहा है, जो दूसरी बात कर रहा है वो अपनी जगह ठीक है, ये अपनी जगह ठीक है, तो सही क्या है? जिस दिन हम ये साबित करने लग जाते हैं मैं सही हूं और दूसरा गलत है, तो शायद प्रॉब्लम बढ़ जाती है। कभी भी देख लीजिएगा, अपनी लाइफ में हमेशा देख लीजिएगा, मैं सही हूं और दूसरा गलत है तो प्रॉब्लम बढ़ जाती है। कई लोग हमसे बहुत सारी अलग अलग तरीके के सवाल करते हैं कि आप इन पे बात क्यों नहीं करते, इस मुद्दे पे बात क्यों नहीं करते, उस मुद्दे पे मुद्दों पे बात करके क्या समाधान हो सकता है? केवल मुद्दों मतलब, और मुद्दे क्या हैं? मुद्दे कौन बनाता है? ऐसे मुद्दे कौन बनाता है कि हम केवल उन पे बात करें और बस और कुछ हमें करने की जरूरत नहीं है? क्या ये संभव है? साथियों, अगर आपको उचित लगे तो ये वीडियो अन्य साथियों के साथ भी जरूर शेयर करें, जिससे कि आपको लगे कि हाँ, हम प्रयास कर सकते हैं अपने क्षेत्र में, अपने लोगों के लिए कुछ ना कुछ मैं तो सहयोग कर सकता हूं। मैं सहयोग कर सकता हूं? कई लोग चाहते हैं, मैं आपको एक छोटा सा एक चीज और कहना चाहता हूं, हम बहुत सारे ऐसे उत्तराखंड के लोग या मैं उत्तराखंड से बिलोंग करता हूं, इसलिए मैं बार बार उत्तराखंड की बात कर रहा हूं। और जैसे हमने कहा कि हम लोगों का एक काम करने का दायरा होता है, काम किस क्षेत्र में हम काम करना चाहते हैं, तो वन यूके टीम ने अपना जो क्षेत्र चुना है वो उत्तराखंडी समाज और उत्तराखंड चुना हुआ है। उत्तराखंड राज्य को सशक्त बनाने के लिए, उत्तराखंडियों को सशक्त बनाने के लिए किसी भी तरीके से प्रयास करना। अब किसी भी तरीके से, चाहे मैं दिन में 1 घंटा दूं और चाहे मैं महीने में कुछ घंटे दूं अपने समाज के लिए, अपने लोगों के लिए, लोगों को जागृत करने के लिए, मैं जितना भी समय दूं, चाहे वो 1 मिनट है, 2 मिनट है, 5 मिनट है, 5 घंटे हैं, 10 घंटे हैं, क्या वो गलत है? और चाहे मैं कहीं से भी दूं, चाहे मैं अपने घर पे बैठ के, आज की डेट में हमारा ये कंटेनमेंट जोन हो रखा है, हम अपने फ्लैट से बाहर नहीं जा रहे। ऐसा नहीं कि हमें कोई रोकेगा, लेकिन क्या मेरी जिम्मेदारी है, क्या मेरी जिम्मेदारी है कि हाँ, जो नियम बनाए हैं ये क्यों बनाए हैं पहले ये समझना है, और इससे कहाँ नुकसान हो सकता है। मैं अगर बाहर जाता हूं तो क्या दिक्कतें औरों के लिए आ सकती है? केवल अपने तक सीमित रहना ये हमें गवारा नहीं है, लेकिन हमें अपने से पहले औरों को देखना है, औरों की चिंता करनी है, चाहे वो मेरे परिवार का सदस्य है और चाहे मेरी जनता है, चाहे मेरे लोग हैं, चाहे मेरे दोस्त हैं, मेरी फैमिली है, कोई भी है। हर व्यक्ति आज की डेट में अपने से पहले दूसरे को देखता है। अब वो दूसरे में हो सकता है उसका व्यक्तिगत परिवार हो सकता है उसके अपने रिश्ते नाते हो सकते हैं, हो सकता है उसका अपना क्षेत्र हो सकता है, अपना समाज हो सकता है, अपने लोग हो सकते हैं। कहीं ना कहीं हम अपने तक एक तरीके से सीमित होते हैं, लेकिन व्यक्तिगत न छोड़ के सामाजिक कार्यों में हम किस तरीके से योगदान दे सकते हैं, ये हमें सोचना है। तो मैं आपको ये चीज बता रहा था कि हम नियम बनाया है जाने के लिए, मुझे कोई रोकेगा नहीं, कोई नहीं रोक सकता, लेकिन क्या मुझे जाना चाहिए? तो ये जो सेल्फ बिल्डिंग है, अपने आप में समझना कि मेरी जिम्मेदारी क्या है। जिस दिन हमारा समाज, हमारे व्यक्ति ये जिम्मेदारी समझने लग जाएंगे, हमारे लोग ये जिम्मेदारी समझने लग जाएंगे कि हाँ, ये मेरी जिम्मेदारी है, कोई मुझे गाइड करे ना करे, मतलब चाहे पुलिस वाला चालान काटे ना काटे, अगर हेलमेट पहनना है ये मेरी सुरक्षा के लिए है, मेरे अपनों की सुरक्षा के लिए है हेलमेट पहनना भी। रश ड्राइविंग आप कर रहे हैं, आपके साथ साथ और लोग भी खतरे में आते हैं। तो ये छोटी छोटी चीजें, बट क्या मैं कंट्रीब्यूट कर सकता हूं? ये हमारा प्रश्न हर व्यक्ति के लिए है, और ये प्रश्न हमारा नहीं है, ये प्रश्न अपने आप से होना चाहिए, करना चाहिए। तो इन्हीं चीजों को लेके हम अपने समाज को कैसे, किस प्रकार से सशक्त बना सकते हैं, ये हमारे हाथ में भी काफी हद तक है।
तो कुछ समय से साथियों, आप सभी साथी, बहुत साथी इस समय जुड़ चुके हैं। आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। जितेंद्र भंडारी जी, मेहता सूर्य जी, प्यारेलाल जी, कृष्णकांत जी, लक्ष्मण सिंह नेगी जी, गणेश आर्य जी, और जो भी साथी इस समय मेरे साथ जुड़े हैं, आज सभी का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं और बहुत बहुत धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए। मुझे पता है आप लोग भी कुछ ना कुछ समय अपने, चाहे हमारा ज्ञान सुन रहे हैं, चाहे हमारी वीडियो देख रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं एक कंट्रीब्यूशन है और आप इस चीज़ को अन्य लोगों तक पहुंचाते हैं, वो भी आपका एक कंट्रीब्यूशन होता है। और सोशल मीडिया, हम लोग बार बार ये चीज़ कहना चाहते हैं कि सोशल मीडिया क्यों, कई लोग कहते हैं आप सोशल मीडिया पे ही काम करते हो, धरातल पे काम कीजिए। अब वो धरातल क्या है कि इस चीज़ को भी समझना बहुत जरूरी है कि धरातल का काम होता क्या है। आज की डेट में अगर मेरे किसी गांव पहाड़ में, मैं आज आपको एक अपने ही एकेश्वर ब्लॉक के एक ग्राम सभा में पिछले 6 महीने से पानी नहीं आया है, ये मैं आपको परेशानी बता रहा हूँ गांव की। हमारा एक साथी पावो ब्लॉक से जो कि मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना में रजिस्टर्ड किया, 6 महीने के बाद बैंक से उसका फाइनल, पहले तो बैंक से उसको स्टेटस ही नहीं मिल रहा था। उसके बाद जब उनसे बात हुई, उन्होंने कहा सर भाई जी इस तरीके की समस्या है, बैंक कुछ रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा। फिर फॉलोअप किया तो बाद में बैंक ने उसको बेसिकली उसका लोन रिजेक्ट कर दिया, ये कह के कि उसको एक्सपीरियंस नहीं है। अब 6 महीने के बाद मुझे पता चल रहा है मुझे लोन इस वजह से नहीं मिल सकता क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस इस फील्ड में नहीं है। पोल्ट्री फार्म मुझे खोलना है और उसमें मेरा एक्सपीरियंस नहीं है, इस चीज़ को लेके मुझे लोन नहीं मिल रहा है। तो ये बड़ी मतलब हमारी जो व्यवस्था है, जो सिस्टम है, उसकी कमियां हैं। और व्यवस्था और सिस्टम की कमियों को दूर करने के लिए हम एक दूसरे का साथ देंगे। लेकिन ये ध्यान रखिए, अगर मैं ये कहूं कि मेरा डॉक्यूमेंट जो भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है किसी भी चीज को लेने के लिए, ये चीज हम सभी ध्यान रखें। अगर कोई भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है किसी भी काम को करने के लिए, किसी भी जो स्कीम्स हैं, गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं, उनको अवेल करने के लिए, वो मेरी फुलफिल होनी चाहिए। मैं उसके लायक हूं, एलिजिबल हूं, मैं तभी बात करूंगा। और हम लोग उस व्यक्ति, उस टीम, उस गांव, उसके साथ तभी खड़े हैं जब वो एलिजिबल हैं, जब उनका ये हक है। लेकिन अगर मेरा हक बनता ही नहीं है तो मैं उसमें मेरा बात रखने का कोई फायदा नहीं है। आप एलिजिबल है नहीं और मैं जबरदस्ती बोलूं कि नहीं इनको होना चाहिए क्योंकि मेरी जान पहचान है, क्योंकि मेरी बात सुनने वाले लोग हैं, तो मैं उस व्यक्ति का भी काम करवा दूं जो उसके एलिजिबिलिटी को अगर मैच नहीं करता है, उनकी जो रिक्वायरमेंट है उनको अगर मैच नहीं करता है। तो मैं आप सभी साथियों से विनती ये करता हूं, आज जो हम भ्रष्टाचार से इतने ग्रसित हैं, इतने पीड़ित हैं, हम कहते हैं कि ये व्यक्ति, ये नेता भ्रष्टाचार है, ये प्रशासन का आदमी भ्रष्टाचार है, ये भ्रष्टाचार है। एक बार हर व्यक्ति अपनी आवाज अपने आप से सवाल करके देखे कि अगर मैं आज आपको कहूं कि आप 50,000 रुपए, 1 लाख रुपए, 10 लाख रुपए, 5 लाख रुपए दीजिए और मैं आपकी ये सरकारी जॉब लगाता हूं, ये काम करता हूं, आपका ये काम करता हूं, क्या आप तैयार होते हैं? क्या आप तैयार होते हैं? अगर आप तैयार होते हैं तो दूसरा व्यक्ति कर रहा है तो वो गलत कैसे? जब खुद पे बात आती है तो तुम भ्रष्टाचार करने के लिए तैयार हो जाते हो, जब दूसरे पे बात आती है तो हम उंगली उठाने लग जाते हैं। मैं अगर इसके लिए, मैं ये कह रहा हूं, मैं अगर एलिजिबल नहीं हूं तो मुझे कोई हक नहीं है। उदाहरण के लिए मैं आपको एक छोटा सा मैं अपना ही उदाहरण दे सकता हूं क्योंकि मुझे अपने जीवन का ही ज्यादा एक्सपीरियंस है, मैंने अपनी लाइफ ही जी है। उदाहरण के लिए हमारे प्रधानमंत्री जी ने एक योजना निकाली, जब आप जानते हैं कि गैस सिलेंडर है ना, कि अगर आपकी सालाना इनकम इतनी जाती है, आप इतना टैक्स भरते हैं या इतना आप जाते हैं, तो आप सभी से मेरी विनती है कि आप जो आपको सब्सिडी मिलती है उसको सरेंडर कर दीजिए। ये विनती थी, ये रिक्वेस्ट था प्रधानमंत्री जी की ओर से। कितने ऐसे प्रधानमंत्री जी के फॉलोअर हैं जिन्होंने उनकी ये बात सुनी, मानी और फॉलो किया? क्या ये गलत है? मैं कह रहा हूं ये सही है।
कितने लोग ऐसे हैं। लेकिन बात यह है, मैं मोदी जी का भक्त तो हूं, लेकिन जब उन्होंने काम करने के लिए कहा, मैंने वहां पे काम नहीं किया। मैंने वहां पे वो सब्सिडी थी वो नहीं छोड़ा। लेकिन सर, मैं आप सबसे ये कहना चाहता हूं, हमने वो सब्सिडी छोड़ी, और उसका एक पॉजिटिव साइन क्या रहा, प्रधानमंत्री जी की ओर से एक अलग से लेटर आता है कि थैंक यू अजय पाल जी, आपने ये काम किया, अजय बिष्ट जी आपने सब्सिडी छोड़ी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये बात ये नहीं है, आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग, मैं कोई ये एक्सपेक्टेशंस नहीं थी कि प्रधानमंत्री जी से मुझे ये चीज आए और तब जाके मैंने छोड़ा। लेकिन हमने अपनी जिम्मेदारी समझी और हमने उस चीज को छोड़ दिया, त्याग दिया। तो क्या हम अपनी जिम्मेदारी समझना चाहते हैं? और जिस दिन प्रत्येक व्यक्ति अपनी जिम्मेदारी समझेगा, तो वो जो दूसरा व्यक्ति गलत कर रहा है तो उसके लिए भी खड़ा होगा। जो दूसरा व्यक्ति गलत कर रहा है, अब भ्रष्टाचार कैसे आता है, मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। अभी सरकार की स्कीमें आई थी कि भैया आप अपने गांव में अपनी जगह पे एक टॉयलेट बनाइए। स्कीम थी, सरकारी स्कीम थी। कितने ऐसे लोग थे जिन्होंने जेन्युइन काम किया। 12,000 रुपए आपको सरकार की तरफ से मिल रहे थे, आपके अकाउंट में पैसे आए, प्रधान जी ने बोला कि भैया 3,000 4,000 रुपए आपको रिफंड करने होंगे, और मैंने खुशी खुशी रिफंड किया, क्योंकि 8,000 रुपए का बेनिफिट या 9,000 रुपए का बेनिफिट मेरे को हो रहा था। कितने ऐसे ईमानदार लोग थे जिन्होंने कहा नहीं, मैं इसके एलिजिबल नहीं हूं और मुझे 1 रुपया नहीं चाहिए। कितने ऐसे लोग थे? आप ये बताएं, आपने अगर वो हक लिया, आप एलिजिबल नहीं थे, आपने वो हक लिया, तो आपने कितने व्यक्तियों का हक मारा है? आप खुद सोचिए। तो ये जिस दिन समस्या आपके पास 8,000 लूटने का ऑप्शन था, तो आपने 8,000 लूटे। विधायक के पास करोड़ों लूटने का ऑप्शन होता है, तो विधायक करोड़ों लूटता है। प्रशासन में बैठा व्यक्ति, उसके पास लाखों लूटने का ऑप्शन होता है, तो लाखों लूटता है। तो जिस दिन मेरा प्रत्येक व्यक्ति इस तरीके से खड़ा हो जाएगा, नहीं, जो सिस्टम है, जो व्यवस्था है, उसके हिसाब से अगर मैं कर सकता हूं तो मैं करूंगा। मैं सब्सिडी भी छोड़ूंगा। मुझे अगर कोई पेंशन वगैरह मिलती है, मैं एलिजिबल नहीं हूं, तो मैं उसको भी छोड़ूंगा। जिस दिन यह समझ हमारे प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक समाज, हर व्यक्ति के अंदर यह समझ आ जाएगी, उस दिन आप सीना ठोक के खड़े हो सकते हैं। उस दिन हर व्यक्ति का सीना 56 इंच का होगा। 56 इंच का सीने का मतलब यह नहीं है कि मेरा साइज में 56 इंच है। 56 इंच का मतलब यह है कि आप सीना ठोक के दूसरे के सामने खड़े हो सकते हैं कि मैंने एक काम गलत नहीं किया, तो आप कैसे कर सकते हैं? उस दिन आप भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाएंगे। जिस दिन आपको ये लगेगा कि मैं खुद भ्रष्ट नहीं, उस दिन आपको हक है। तो साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी साथियों का जुड़ने के लिए। तो मैं आपको आज ये कहना चाह रहा हूं कि वन यूके टीम की ओर से हर शनिवार को रात 9 बजे हमारी एक फेसबुक लाइव चर्चा होती है। पिछली बार, इससे पहले हफ्ते दिनेश बिष्ट जी और यशोदा मैम लाइव आए थे, जिन्होंने वन यूके टीम के उद्देश्यों के बारे में बताया था कि हमारी मांगे क्या हैं। फोकस्ड होना बहुत जरूरी है। हम बार बार कहते हैं, चाहता मैं भी हूं। आप एक छोटा सा उदाहरण देख लीजिए। अगर आपको कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है, आप अपने घर की बात देख लीजिए। मेरे घर में काम करने के लिए मेरे पास 10 चीजें होती हैं। मैं अगर मुझे घर पे पेंट भी करना है, मुझे बच्चों को दूसरी जगह एडमिशन भी कराना है, मुझे बच्चों का ट्यूशन भी देखना है, मुझे घूमने भी जाना है, शॉपिंग भी करनी है, ये काम भी करना है, वो काम भी करना है। एक छुट्टी होती है और 10 काम आपके निकल आते हैं। लेकिन क्या आप 10 काम पूरे कर पाते हो? और क्या आप 10 के लिए सोच लोगे? नहीं। आपको केवल वही चीज देखनी पड़ेगी कि सबसे ज्यादा प्रायोरिटी क्या है और किस काम को मुझे आज करना चाहिए। भले उसका रिजल्ट आपको अभी नहीं मिले, लेकिन उसका रिजल्ट मुझे पता है कि आज मैं इस काम को करूंगा तो आगे जाके इस काम से मेरी लाइफ, मेरी ये जो समस्याएं बहुत सारी दूर हो सकती हैं। तो वही मैं कहना चाह रहा हूं। वन यूके टीम की शायद मांगे, जो 3 प्रमुख मांगे हैं और चौथा जो मूवमेंट है, वो शायद आज समझ में नहीं आ रहा होगा। प्रत्येक व्यक्ति को, प्रत्येक परिवार, एक परिवार से एक व्यक्ति को नौकरी, ये
गवर्नमेंट मेक श्योर करे। नौकरी ऐसे नहीं, मुझे नहीं चाहिए वो नौकरी, मुझे नहीं चाहिए, मेरी टीम से बहुत साथियों को नहीं चाहिए, ये मैं कह सकता हूं। क्योंकि जो हम कहना चाहते हैं कि मिनिमम वेजेस के साथ जो गवर्नमेंट दायरा एक डिफाइन करती है कि मिनिमम वेजेस ये इतना, अगर एक परिवार की आय इतनी है तो वो बीपीएल में आ जाता है, इतने से कम है तो बीपीएल में आ जाता है, इतने से ऊपर है तो बीपीएल के ऊपर आ जाता है। तो जो बीपीएल वाला क्राइटेरिया है उसके ऊपर आप उसको डिफाइन कीजिए कि इतने इतने लोगों को इतनी इनकम की रेंज में हम प्रत्येक परिवार से एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी देंगे, गवर्नमेंट मेक श्योर करे उसको। तो उससे क्या होगा, उससे हमारी जो समस्याएं हैं, एक पहाड़ों पे जो आज 1700 प्लस घोंसब्लेज हो चुके हैं, 2000 के लगभग हम पहुंचने वाले हैं, उससे ये एक बेनिफिट आएगा कि प्रत्येक गांव में, प्रत्येक परिवार में कम से कम एक व्यक्ति ऐसा होगा जिसकी इनकम है। उसके साथ साथ वो अपने परिवार को पाल सकता है, उसके साथ साथ वो स्वरोजगार कर सकता है, उसके अन्य भाई स्वरोजगार कर सकते हैं। गांव में जब भीड़ है तो उसके साथ 2-4 बंदे अपना दुकान वगैरह का काम कर सकते हैं। जो स्वरोजगार के ऊपर काम करना चाहते हैं उनको बेनिफिट होगा, वो उनको मार्केट वहीं मिलने लग जाएगी। और जब लोग होंगे तो स्कूल भी होगा, लोग होंगे तो स्वास्थ्य सुविधाएं भी होंगी। तो ये सारे माफी चाहता हूं, ये सारी चीजें हमारी एक दूसरे से कनेक्टेड है। तो आज मेरी स्ट्रेंथ बन जाती है तो ये सारी समस्याओं की जड़ ये है रोजगार, और रोजगार पूरा होता है तो मेरी स्वास्थ्य सुविधाएं भी ठीक होती हैं और मेरे स्कूल भी ठीक होते हैं। कहीं का भी उदाहरण देख लीजिए, जो मेट्रो सिटी है ऐसे ही नहीं डेवलप हुई हैं, यहां लोग आए तब जाके डेवलप हुई है। तो इस चीज को करने, और यहां पे रोजगार थे तब लोग आए। दूसरी बात यह कि रोजगार था, काम धंधा था, तब जाके लोग आए। तो जब लोग आएंगे तो ये सारी चीजें होंगी। दूसरा हमारा मूल निवास 1950, उसका प्रमुख कारण यह है कि जो हमारा उत्तराखंड राज्य है, जितने भी वहां के लोग हैं, 2-2.5 करोड़ के लगभग वहां लोग आते हैं, जिसमें से 1-1.5 करोड़ बाहर प्रवासी बन चुके हैं। तो 1 करोड़ 27 लाख या कुछ अप्रॉक्स जितनी भी जनसंख्या अभी आज की डेट में वहां पे है। तो ये क्या सभी उत्तराखंडी हैं? जितने भी उत्तराखंडी होने का मतलब आप क्या उस राज्य से, मेरे दादा परदादा उस राज्य से हैं। मूल निवास 1950 इसलिए ताकि जो सरकार की ओर से किसी भी प्रकार की स्कीम आती है मूल निवासियों के लिए तो वो उन्हीं के हक में जाए, हम किसी का हक ना मारे। अब मेरे उत्तराखंड या मेरे पहाड़ के लोग तो इतनी जानकारी नहीं होती है, इतनी समझ नहीं होती है, और उसका ये नहीं कि वो एजुकेटेड नहीं है, ये नहीं कि, लेकिन माहौल, आप किस माहौल में हो? आप एक छोटे शहर में रहे और आप एक बड़े शहर में रहे तो उनकी जनरल नॉलेज जीके में बहुत डिफरेंसेस आते हैं, और ये आप सभी जानते हैं। तो हम ये प्रयास करना चाहते हैं कि जो हमारे पहाड़ के वो लोग हैं उनको भी ये बेनिफिट मिले। और क्या होता क्या है कि प्लेन्स के जो तराई क्षेत्र के लोग हैं, जो अन्य राज्यों के लोग हैं, वो इसका बेनिफिट ले लेते हैं, लेकिन पहाड़ में दूर दराज जिस व्यक्ति को, जिस उत्तराखंडी साथी को इसकी जानकारी नहीं होती, वो अच्छे से उसका बेनिफिट नहीं ले पाता। उत्तराखंड में पहाड़ों पे तो ये मतलब लोगों को ऐसा लगता है कि अगर मेरा 1 लाख रुपए का बजट, चाहे वो विधायक निधि से आए, चाहे ग्राम प्रधान से आए, चाहे कहीं से भी अगर 1 लाख रुपए का बजट आए तो भैया 30 से 40%, मतलब वो उम्मीद करता है 1 लाख का बजट है तो 60,000 तो हमें मिलेगा ही, वो पहले ही उम्मीद करके चलता है। मतलब उनके लिए तो ये ऐसा हो गया कि जैसे कानून है। क्यों? जानकारी। उनको ये लगता है कि चलो यार फ्री का मिल रहा है, कम से कम 60 ही सही, लेकिन ऐसा नहीं है, वो फ्री का नहीं है, वो आपकी जेब से ही पैसे निकाले गए हैं। सरकार के पास कोई भी फंड आता है, कहीं से भी आता है, चाहे वो लोन ले, वर्ल्ड बैंक से लोन ले, किसी अन्य कंट्रियों से लोन ले, चुकाना आपने है ना, तो चुकाना हमने है। आज जितने भी कोई भी चाहे प्रतिनिधि है, चाहे सरकारी कर्मचारी है, इवन हम लोग भी कहीं ना कहीं मतलब एक दूसरे जब भैया बड़े बड़े लोग हैं, बिजनेसमैन हैं, जो करोड़ों रुपए टैक्स भरते हैं और हम कुछ हजार भर रहे हैं, तो अंतर कहीं ना कहीं उनका पार्टिसिपेशन है इसमें। लेकिन प्रत्येक व्यक्ति चाहे वो 10 रुपए कमा रहा है, तो आप ये मान लीजिए कि 30% आप
डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स देते और देते ही हैं, कम से कम। तो चाहे 10 रुपए कमा रहे हो, कहता है यार मैं तो इनकम टैक्स नहीं देता, लेकिन भैया आप जो साबुन लगा रहे हो, आप जो कॉलगेट लगा रहे हो, आप जो पानी यूज कर रहे हो, आप जो बिजली यूज कर रहे हो, उस पर टैक्स दे रहे हो। चाहे वो सर्विस टैक्स है, चाहे वो जीएसटी है, चाहे कुछ भी है, आप टैक्स दे रहे हो। तो वो टैक्स का पैसा ही है जिससे जो जनप्रतिनिधि हैं, उनकी जो विधायक निधि है वो भी आपकी है, वो विधायक की निधि नहीं है। विधायक को एक सिस्टम में इस तरीके से बनाया गया है कि आप अपने क्षेत्र की समस्याओं को दूर करने के लिए आपका जो फंड है वो आपको ये दिया जाता है। आपको अपने क्षेत्र की समस्याएं दूर करनी है, लेकिन होता क्या है, विधायक कोई ऐसा व्यक्ति है जो कहेगा कि विधायक ये बोलता है भैया 1 लाख रुपए आपके अकाउंट में आ रहे हैं विधायक निधि से और आपको 1 रुपए नहीं देना, 1 लाख रुपए का काम होना चाहिए। मैंने सुना नहीं है। अगर कोई आप लोग जानते हैं किसी इस प्रकार के विधायक जनप्रतिनिधि को कि उसने 1 लाख रुपए का काम किया, मैं आपको खुद उदाहरण दे सकता हूं कि मेरा एक्सपीरियंस रहा है। एक प्रतिनिधि ने 10% काटा ये बोल के कि ये टैक्स कटता ही है। अब वो टैक्स क्या कटता है वो मुझे नहीं पता, मुझे जानकारी नहीं है उसकी, तो इसलिए मैं श्योर नहीं हूं। लेकिन और दूसरे प्रतिनिधि ने 30% टैक्स काटा है। 30% मतलब चाहे वो कमीशन कहें, टैक्स कहें, सब काटा है। तो मुझे एक जगह तो काम का 1 लाख की जगह 70,000 मिल रहा है और एक जगह 1 लाख की जगह 90,000 मिल रहा है। एक ने 20,000 ज्यादा दिए, एक ने 20,000 कम दिए, दोनों ही प्रतिनिधि हैं, है ना। लेकिन मेरी मजबूरी, भैया मुझे पैसा चाहिए, मुझे तो काम करना, मुझे ये काम करवाना है, पैसा चाहिए, मेरी मजबूरी यहां आती है। और दूसरा व्यक्ति, इसकी मजबूरी है, मैं तो पैसे लूंगा। तो मजबूरी का फायदा आज की डेट में नेता जनप्रतिनिधि भी उठा रहा है और आम व्यक्ति भी इस तरीके की सोच का, आम व्यक्ति भी इस तरीके की मंशा का सोच का हो चुका है कि भैया मेरा फायदा क्या है, मैं अपना फायदा देखूंगा। लेकिन अगर हम दूरदर्शी हैं, फ्यूचर की सोचते हैं, भविष्य की सोचते हैं, तो आप ये देख लीजिए, आप आज अगर 10 रुपए गलत अपने पास रखते हैं तो कहीं ना कहीं आप राष्ट्र निर्माण में, कोई भी व्यक्ति, आप ये भूल जाइए, कहीं ना कहीं आप राष्ट्र निर्माण में बाधा उत्पन्न कर रहे हैं। कहीं ना कहीं देश के भविष्य में, देश का जो भविष्य है, देशवासियों का जो भविष्य है, उसमें आप बाधा उत्पन्न करते हैं और उसके भागीदार आप भी हैं। केवल जनप्रतिनिधि या सरकारी कर्मचारी या फिर नेता नहीं है, हम भी हैं। और जिस दिन ये हम वाला सिस्टम दूर हो जाएगा, उस दिन सच में हमारा राष्ट्र निर्माण होगा। लेकिन इसके लिए हमें जानकार होना बहुत जरूरी है, ये चीज समझनी बहुत जरूरी है कि दिक्कतें आखिर है कहां। पैसा कौन नहीं कमाना चाहता, पैसा और इसकी डिमांड इतनी बढ़ चुकी है, मतलब भौतिकवाद में लोग इतना जीने लग गए हैं कि भैया उन्हें पता ही नहीं है कि मुझे कितने पैसे की जरूरत है। आप खुद देख लीजिएगा, आप कुछ साल पहले अगर आप 5,000 रुपए कमाते थे, आज 50,000 रुपए कमाते हैं, तो भी आपकी मतलब जब 5,000 रुपए कमाते थे सोचते थे यार 10,000 रुपए मिल जाए तो मेरा काम हो जाएगा। 10,000 मिलने लग गए तो 15,000, 15,000 मिलने लग गए तो 20। तो ये ना बढ़ता जाएगा। ये भूख ऐसी है कि ये बढ़ती जाएगी, ये कम नहीं होगी। तो हमें कहीं ना कहीं इस चीज को समझना पड़ेगा कि बस यार इतनी भूख काफी है। बाकी हम इस तरीके का काम करें कि जो आगे मेरी पीढ़ी है, आगे जो मेरा परिवार है, उनके लिए उनको एजुकेट करें, उनको इस लायक बनाएं कि वो आगे काम कर सके। स्टोर करके कुछ नहीं होना। तो ये बार बार कहा जाता है, पूत सपूत तो क्या धन संचय, पूत कपूत तो क्या धन संचय। तो धन संचय करके कोई फायदा नहीं है। अगर मेरा बेटा, मेरी जो आगे आने वाली पीढ़ी है, मेरे आगे आने वाली पीढ़ी सक्षम है, तो उसके लिए पैसा इकट्ठा करने की जरूरत ही नहीं है, वो खुद करेगा। और अगर वो कुपूत है, बेकार है, तो भी धन संचय करके बेकार है, वो तो सर्वनाश करेगा ही करेगा। वो खुद भी नाश करेगा, औरों का भी नाश करवाएगा। तो संचय इतना साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु ना भूखा जाए। कहने का मतलब जो साधु है, मैं अपना परिवार, अपना
भरण पोषण कर सकूं, परिवार का भरण पोषण कर सकूं। लेकिन जो साथ में साथी आ रहे हैं, कोई अगर किसी व्यक्ति को इस तरीके की जरूरत होती है, जब मैं समाज की बात कर रहा हूं, कहीं पे ऐसी जरूरत आ जाती है तो मैं उनको देने के लायक बन सकूं। इतना मुझे दीजिए ईश्वर। ये हम कहते हैं बस, क्या हम इन पे अमल कर पाते हैं? तो साथियों, मेरा बार बार ये आज सारी चीजें कहने का मतलब ये था कि हम इस चीज को इस तरीके से लेके जाएं। आज हमारा रात में 9 बजे जो कार्यक्रम होगा, जो लाइव चर्चा होगी, फेसबुक लाइव चर्चा होगी, उसमें हमारे उत्तराखंड के कुछ युवा ऐसे हैं जिन्होंने 2018 में एक सोच रखी, एक नींव रखी। देखिए, कहीं ना कहीं से शुरुआत होती है। जिन्होंने सोच रखी, नींव रखी, और एक अलग लाइन में, शायद हम लोग सोचते भी नहीं है, डिजाइनिंग लाइन में, डिजाइनर टट्स द अननोन डिजाइनर रमन शैली जी आज हमारे साथ होंगे और वो आपको बताएंगे कि किस तरीके से, ऐसा क्या विचार उनके दिमाग में आया कि हम भी कुछ कर सकते हैं और इस फील्ड में हमें करना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं है, कोई भी काम गलत नहीं है, हर काम होने चाहिए। लेकिन क्या हम बेहतर तरीके से चीजें रख सकते हैं? क्या हम अपने लोगों के लिए, अपने समाज के लोगों के लिए बेहतर चीजें ला सकते हैं? तो उन्होंने ये साबित किया है, उन्होंने ये साबित किया है। और आज कैसे साबित किया है, कैसे उत्तराखंड के लोगों का इससे मतलब आपस में सक्षम होंगे, और कैसे हमारे उत्तराखंड, चाहे पहाड़ों की बात करें, वो लोग कैसे सक्षम हो पाएंगे, कैसे सशक्त हो पाएंगे, इसमें उनके कंट्रीब्यूशंस क्या है, किस तरीके से आप मिलके, मैं नहीं कह रहा उन्होंने अपने लिए किया है, आप मिलके उसमें कंट्रीब्यूट कीजिए और देखिए कि वो कैसे सक्षम हो पाते हैं। मैं एक छोटा सा उदाहरण अपनी ही टीम का श्री जसपाल सिंह भंडारी जी का देना चाहता हूं। जसपाल सिंह भंडारी जी और हमारी टीम के साथी शंकर दत्त सती जी, वो मतलब पहाड़ से इस बार दिवाली में जो मतलब मिठाई बांटे, वो हमारे पहाड़ की हो। एक सोच है, एक प्रयास है। अब कहां तक सफल हो पाते हैं, ये सब चीजें आप लोगों पे निर्भर करती हैं। वो एक प्रयास कर रहे हैं कि हम इस दिवाली पे ही नहीं, मतलब आगे भी आपको बाल मिठाई दिल्ली एनसीआर जैसे बड़े शहरों में मिल पाएगी अपने उत्तराखंडी लोगों के सहयोग से। और हम लोग उसमें कितना कंट्रीब्यूट कर सकते हैं? मिठाई तो मैंने खानी है, मिठाई तो मैंने एक दूसरे को देना ही है ना? तो हम ये सोच रख सकते हैं कि यार, जो चीज मैं करना चाह रहा हूं, मैं क्यों नहीं इन लोगों से लूं, क्यों नहीं इन लोगों से खरीदूं? मैं कुछ नहीं कर रहा, मैंने उधर भी देना था, इधर भी देना था। हाँ, क्वालिटी में कंप्रोमाइज नहीं होना चाहिए। अगर आपको 10 रुपए की चीज आप यहां से ले रहे हो और 10 रुपए की चीज आप अपने उत्तराखंडी से ले रहे हो, लेकिन क्वालिटी का अगर डिफरेंस रहा, उत्तराखंडी प्रोडक्ट में अगर क्वालिटी कम है तो मत लीजिए। क्योंकि हमें क्वालिटी भी इस लेवल पे लेके जानी है अपने सामान की, अपने चीजों की, कि भैया लोग एग्जाम्पल दें, एग्जाम्पल बनो उस तरीके का कि लोग उसको समझें और आपको अपने वो मतलब फीलिंग, भावनाओं में आके आप चीजें ना करें, बल्कि आपको ये लगे कि हाँ यार, 10 रुपए की चीज भी इस क्वालिटी की मिल रही है और अपने उत्तराखंडी प्रोडक्ट की भी इस क्वालिटी की मिल रही है, तो क्यों नहीं मैं अपने उत्तराखंड के प्रोडक्ट का इस्तेमाल करूं? हमारा ये प्रयास है, हमारा ये एक अपने लोगों को जोड़ के एक प्रयास रहेगा। और सभी साथियों से मेरी विनम्र निवेदन है कि आप आज रात की हमारी 9 बजे की चर्चा में जरूर जुड़े, जिस चर्चा में हम आपको बताएंगे कि हमारे उत्तराखंडी युवा इस क्षेत्र में भी काम कर रहे हैं, कैसे आपके प्रोडक्ट को मार्केट दें आज की टेक्नोलॉजी के साथ। हम ऐसा नहीं है पुराने ढर्रे पे नहीं चलना, नया जो ढर्रा है, जो ट्रेंड है, हमारे युवा, हमारे साथी किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं है। बस थोड़ा हमें सपोर्ट चाहिए, एक दूसरे का साथ देना पड़ेगा किसी भी तरीके से। अब साथ आप कैसे देते हैं, ये आप लोगों के ऊपर, हमारे ऊपर निर्भर करता है। हम किस प्रकार से अपने साथियों का, अपने समाज का सशक्त बनाने के लिए प्रयास कर सकते हैं। तो आप सभी साथियों से मेरी विनम्र निवेदन है कि आप आज रात 9 बजे की चर्चा में जरूर जुड़े, जिसमें आपको श्री रमन शैली जी द्वारा एक जो उनका ब्रांड है टट्स द अननोन डिजाइनर, उसके बारे में जानकारी मिलेगी।
पहाड़ी मतलब उन्होंने उस नाम को इतना प्रचलित कर दिया है कि आज बॉलीवुड से भी उनको समर्थन मिलता है। जब बॉलीवुड के स्टार समर्थन दे सकते हैं तो क्या हम नहीं दे सकते? हम इन कामों में पीछे नहीं रहेंगे। अपने उत्तराखंड के लोगों के, मैं एक छोटा, आप चाहे मार्केट में जाते हैं, आपके उत्तराखंड के लोगों की मार्केट भी है, अन्य भी है, लेकिन वहां भी सामान यही मिल रहा है, वहां भी यही मिल रहा है। क्या मैं एक छोटा सा कंट्रीब्यूट इतना कर सकता हूं कि अपने उत्तराखंडी भाई के यहां से स्टोर से सामान खरीद सकूं? छोटा सा, कुछ नहीं, ताकि वो सशक्त हो सके। और हाँ, मुझे पता है कि ये चीजें भी आती है, कई ऐसे स्टोर ओनर भी हैं कि अरे भाई वो अपने समाज को ही इतना तवज्जो नहीं देते, तो आदमी फिर गुस्से में करता ही नहीं है। लेकिन हमें अपना प्रयास करना है। दूसरा क्या सोच रहा है, क्यों को सोच रहा है, कैसे कर रहा है, मैंने तो इस धारणा से, इस भावना से प्रयास किया है अपने समाज को, अपने लोगों को सशक्त करने के लिए। दूसरा उसका क्या मतलब निकाले, क्यों निकाले, ये उनकी खुद की मानसिकता है, खुद की समझ है बस। और हम भी वही प्रयास कर रहे हैं, जितने हमारे अंदर समझ है, हम भी एक प्रयास कर रहे हैं अपने उत्तराखंडी लोगों को सशक्त करने का, उनको एकजुट करने का। और साथियों, जो मैं बार बार यही कहना चाह रहा हूं, मैं समस्या आपके सामने थोड़ा सा डिस्कस इस तरीके से करना चाह रहा हूं। जो हमारे उत्तराखंड में पहाड़ों की जो समस्याएं हैं, आज ही हमें मतलब कल से एक जानकारी मिली, एक गांव में 6 महीने से पानी नहीं है। और देखिए कितनी समझ की बात है। और वो पीने का पानी लाने के लिए उनको गदेरे जाना पड़ता है। आप इसको गौर कीजिएगा साथियों, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप मतलब समझने वाली बात है कि हम किस प्रकार से इसको कर सकते हैं। तो 6 महीने से उनके यहाँ पानी नहीं आ रहा है, गांव के नलों में, जो कॉमन नल है उनमें पानी नहीं आ रहा है। उसके लिए क्या करते हैं, वो सुबह से गदेरे जाते हैं, गदेरे से पानी भर के लाते हैं और तब अपना जीवन यापन कर रहे हैं पिछले 6-7 महीनों से। अब उसमें दिक्कत देखिए, शौचालय बना लिए, शौचालय बनाए गए हैं गांव में, कह रहे हैं हर घर में अगर शौचालय है, लेकिन पानी नहीं है तो शौचालय का मैं क्या करूंगा? पानी नहीं है तो शौचालय मैं गधेरे में जाऊंगा, या फिर पहले गधेरे से पानी लाऊंगा और तब इधर जो मेरा शौचालय बना है तब यहां पे यूज करूंगा, और उसके बाद कहूंगा कि हाँ भैया अब ठीक है। गधेरे पानी लेने जाना है, और आप ये देखिए कि उसी गधेरे का पानी यूज करते हैं जिस गधेरे में मतलब शौचालय किया जाता है। तो ये प्रॉब्लम है, ये समस्याएं हैं। अब इस समस्या को हम कैसे कर सकते हैं? हम अपने स्तर से विभाग तक इसको उठाएंगे, विभाग में जानकारी लेंगे। अभी प्रधान वहां के गांव वालों से अभी हम जानकारी ले रहे हैं क्या समस्या है। और प्रॉब्लम दूसरी एक ये भी है कि हमारे उत्तराखंड में 3 विभाग है जल संस्थान के, जलागम है, जल संस्थान है और स्वजल है। अब किस विभाग के अंतर्गत ये चीजें आती है, पहले इसकी जानकारी होनी हमारे पास जरूरी है। और उसके बाद हम उस जो भी इससे संबंधित विभाग होगा उनसे बात करेंगे कि आप इस समस्या को दूर कीजिए। एक गांव में अगर 6 महीने से पानी नहीं आ रहा है और हम कह रहे हैं 1 रुपए में प्रत्येक घर के अंदर हम जल लेके जाएंगे, मतलब कोई तुक ही नहीं बनता, कोई तुक ही नहीं बनता। आप मैं कह रहा हूं, मुझे यहाँ पे सोसाइटी में रहता हूं, यहाँ पे पानी की कोई टेंशन नहीं है ना, क्योंकि मैं पैसा दे रहा हूं, मुझे पानी की टेंशन नहीं है। तो मुझे वो दर्द नहीं समझ आ सकता कि भैया मेरे घर में पानी नहीं आ रहा है तो मैं कैसे अपना जीवन यापन करूं। तो वो दर्द समझने के लिए मुझे उस दौर से गुजरना बहुत जरूरी है, और इस दौर को समझने के लिए हमें उन लोगों की पीड़ा को समझना बहुत जरूरी है। तो मैं पानी के बिना कुछ नहीं कर सकता। तो सबसे पहली प्रायोरिटी मेरी ऐसी है कि उस पानी की समस्या को दूर करूं, जो गांव के लोग गधेरे जाके दूर कर रहे हैं। बट क्या हम एक प्रयास कर सकते हैं कि उनके गांव में, उनके नल पे पानी आ जाए? और बहुत कुछ करने की जरूरत नहीं है उसके लिए। विभाग में कंप्लेन करनी है, विभाग से आएंगे, लाइन वाइन ठीक करेंगे, जो भी वहां की दिक्कत है उसको दूर करेंगे। अगर मेरी नियति है तो काम करने में कोई दिक्कत नहीं है। हम पहाड़ी तो वो लोग हैं जिन्होंने चट्टानों को खोद के अपना खेत बनाया। हम उत्तराखंडी तो वो लोग हैं, इतने मेहनती हैं कि चट्टानों को खोद के अपने खेत बनाए और उसमें जीवन यापन करने के लिए अपना खाना, मतलब दाल चावल जो भी है उनको उगाया। पहाड़ों को काट काट के तो खेत बनाए गए। तो ये पानी कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन जिम्मेदारी किसकी है, वो जिम्मेदारी को समझना और वो जिम्मेदारी को दूर करना बहुत जरूरी है। मेरे साथ मैं माफी चाहता हूं, यहाँ पे सवाल मैं कुछ ले नहीं पाया, लेकिन यहाँ पे अभी मैंने एक सवाल देखा था।
भारती जी कहती हैं कि ऑनलाइन ऑर्डर कैसे प्लेस करेंगे, तो मैं आपको ये कह रहा हूं आज रात को 9 बजे हम ऑनलाइन ऑर्डर प्लेस का भी एक ऑप्शन बताएंगे कि किस तरीके से आप ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं। इसके लिए एक प्रयास किया जा रहा है। अभी एक मोबाइल ऐप निकाली है जो आज आ रहे हैं, उस मोबाइल ऐप के बारे में भी हम चर्चा करेंगे। आप अपने फोन से ऑर्डर कर सकते हैं और कुछ ही समय में, कुछ टाइम पीरियड जो भी होगा उसके जैसे आप अमेजॉन, फ्लिपकार्ट इन पे ऑर्डर करते हैं, यहां से भी आपको शायद वो प्रोडक्ट मिल जाएंगे। धीरे धीरे उसको चैनलाइज करेंगे। बिजनेस के बारे में वो ज्यादा अच्छे से जानते हैं, तो ये सवाल हमारे उनसे होंगे आज रात को। आप सभी साथियों से मेरी विनती है कि आप जरूर जुड़े और एक प्रयास करें इस चीज को, इस जानकारी को शेयर करने का। कोई साथी आप यहाँ पे अगर अपनी बात रखना चाहता है तो जुड़ सकता है मेरे साथ। नीरज सिंह नेगी जी हैं, जितेंद्र बर्थवाल जी हैं। मैं प्रयास करूंगा उनको जोड़ने का, अगर वो जुड़े। बाकी ढोंडियाल जी, मोहन चंद्र ढोंडियाल जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप हमेशा ही मतलब एक सपोर्ट, ये पूरा पता है जितनी भी हमारी बात होती है। गोस्वामी जी, आप भी सोशल मीडिया पे अलग अलग क्षेत्र में बहुत समस्याएं अलग अलग लोगों की उठाते रहते हैं। तो हमारे साथ अभी कोई साथी जुड़ा लेकिन फिर डिस्कनेक्ट हो गया। स्वजल विभाग के देख रेख में होता है। गोस्वामी जी कह रहे हैं एक आदमी को 3-4 बार शौचालय मिल चुके हैं। तो भाई जी, अगर शौचालय एक ही व्यक्ति को, एक परिवार को अगर 3-4 बार मिले हैं तो ये हमारी तो कमियां हैं कहीं ना कहीं। ये हमारी कमियां ये है, मतलब सरकार के सिस्टम की, उस सिस्टम की कमियां हैं। आपके पास एक बार जानकारी है, आधार कार्ड है, क्या नहीं है आपके पास एक व्यक्ति को आइडेंटिफाई करने के लिए, एक परिवार को आइडेंटिफाई करने के लिए। लेकिन आपका सिस्टम इस तरीके का लूला लंगड़ा है कि उस सिस्टम में या तो इस तरीके के लोग नहीं है जो उस सिस्टम को इस तरीके से बना पाते हैं कि वेरीफाई कर सके। कोई कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि मुझे मुझे मंगल ग्रह पे अपना यान भेजना है। ये एक बहुत छोटी दिक्कत है, इसको रिजॉल्व किया जा सकता है बशर्ते कि मेरी नियति है। मेरे भाई, सभी उत्तराखंड के भाई बहनों से हाथ जोड़कर विनती है 2022 का याद रखना। पूजा बिश्नोई जी, डेफिनेटली 2022 किस तरीके से हमें, मैं इस चीज पे ये कहना चाहता हूं, प्रतिनिधि हमारा कैसा हो, क्या वो काम करने के लायक है, क्या उसकी भावनाएं इस तरीके से हैं कि जनहित में वो काम करे, पार्टी हित। देखिए, पार्टी, राष्ट्र आपके समाज, आपके लोगों से है। राष्ट्र निर्माण की बात करें, केवल बात करने से राष्ट्र निर्माण नहीं होगा, ये आप समझ लीजिए। मैं यहाँ पे बात करता रहूं कि भैया मैं राष्ट्र निर्माण कर रहा हूं, मैं इस तरीके से कर रहा हूं, अगर आपने ये नहीं किया तो ये नहीं कर रहे हो, ये कोई तरीका नहीं है। राष्ट्र निर्माण आपके कंट्रीब्यूशन से, अगर मेरा, देखिए मैं इस चीज में बिलीव करता हूं, मेरा समाज सशक्त है, मेरा समाज सशक्त है, मेरे वोटर जागरूक हैं, वो जानते हैं कि क्या अच्छा है, क्या बुरा है, और कौन हमारे लीडर होने चाहिए। लीडर आप चुनते हो, ये हमारा अधिकार है, संवैधानिक अधिकार है। लीडर आप चुनते हो, तो लीडर अच्छा है या बुरा है वो आप देखिए। आपके चुनने के बाद वो वहां गया हुआ है, और हम किस प्रकार से चुन रहे हैं ये हमें समझना पड़ेगा। तो वो चुनते आप ही लोग हैं। आप लोग अच्छे लीडर चुने, प्रधान अच्छा प्रधान चुने। आप जब एक प्रधान को कैटेगराइज नहीं कर पाते एक गांव में, तो विधायक तो बहुत बड़ी बात होगी। एक विधानसभा बहुत बड़ी होती है, जिसमें इतने सारे लोगों का एक समावेश होता है कि इतने सारे लोगों की धारणा ऐसी होनी चाहिए कि ये व्यक्ति हमारा सही नेतृत्व करता है। तो जब हम एक ग्राम प्रधान चुनने में हम मतलब मात खाते हैं, मैं यही कहूंगा, अगर किसी गांव में कोई किसी प्रकार के काम नहीं हो पा रहे हैं, समस्याएं हैं, तो कहीं ना कहीं प्रतिनिधि हमारा ग्राम प्रधान होता है, और उनके हाथ में जो भी लिमिटेशंस हैं, जो लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, क्या उसके हिसाब से वो काम कर पा रहे हैं, क्या वो जानकारी इतनी दे पा रहे हैं कि हाँ, मेरे इस व्यक्ति की ये समस्या है, मेरे गांव के इस व्यक्ति की ये समस्या है और ये दूर होनी चाहिए, और इसके लिए सिस्टम है, व्यवस्थाएं हैं, पर क्या वो पहुंच पा रहा है, ये हमारी अपनी सोच है, समझ है। मेरे भाई, उत्तराखंड में सरकार उसकी बनेगी जो हमारे उत्तराखंड के बारे में सोचेगा। पूजा विश्नोई जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। हम ही कह रहे हैं सोचेगा, उनकी बननी चाहिए, जो हमारे उत्तराखंड राज्य को आगे लेके जाए। आज आप देख लीजिए कि भारतवर्ष में उत्तराखंड राज्य की बात कर रहा हूं मैं, उत्तराखंड के लोगों की नहीं। अगर आप बोल दो कि बिपिन रावत जी हैं, अजीत डोभाल जी हैं, ये हैं, है ना, ये लोग हैं, चाहे बॉलीवुड देख लीजिए, इधर देख लीजिए, आर्मी देख लीजिए, सब जगह हमारे लोग हैं, डेफिनेटली अच्छे अच्छे पदों पे हमारे लोग हैं।
वो व्यक्तिगत है, ये ध्यान रखिएगा, वो व्यक्तिगत है ना। तो आज हमारे लीडर, उत्तराखंड का ऐसा कौन सा लीडर है जिसने कि पूरे देश में अपनी पहचान बना दी हो, अपने राज्य की पहचान बना दी हो। जो हमारी पहचान है वो हमारे पूर्वजों की देन है, ये ध्यान रखेगा। ईमानदार व्यक्ति, मेहनती व्यक्ति, ये पूर्वजों की है। धीरे धीरे ये भी खत्म हो जाएगा कुछ ही समय में, अगर हम लोग उस चीज को संभाल नहीं पाए, संजो नहीं पाए तो। कैलाश ध्यानी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बाकी उस बंदे की सरकार बनेगी जो उत्तराखंड के बारे में सोचेगा और हमारे नौजवान भाई बहनों के बारे में सोचेगा। डेफिनेटली बननी चाहिए, हम ये कह रहे हैं उसी की बननी चाहिए जो हमारे उत्तराखंड राज्य के बारे में सोचे ही नहीं, करे भी। केवल मैं सोच रहा हूं कि ऐसा होना चाहिए, सोचने से काम नहीं होगा। आपने उसके लिए क्या प्रयास किया। और मैं सभी साथियों से ये कहना चाहता हूं, ये लीडर चुनना इतना आसान काम नहीं है। जितना इजिली हम ले लेते हैं, इतना आसान काम नहीं है। आपको सभी लीडरों की पहचान होनी चाहिए, ये बहुत जरूरी है कि आपके, चाहे वो किसी भी पार्टी से खड़ा है, क्या ये आपकी बात को रखने वाला है, और क्या ये पार्टी के अगेंस्ट, पार्टी के सामने स्टैंड करने के लायक है कि अगर इसके जनता जनहित की बात नहीं सुनी तो ये स्टैंड कर लेगा। नहीं भैया, मेरे क्षेत्र में ये चीज चाहिए मेरे लोगों को, मैं उनका प्रतिनिधि हूं, पार्टी मेरी दूसरी है, पार्टी सेकेंडरी, पहले मेरे लोग। जो शायद इस भावना से है तो काम हो सकता है। और दूसरा, कई बार ये भी आता है कि व्यक्ति तो अच्छा है, क्यों, दूरदर्शी सोच वाला, लेकिन जो वहां के लोग हैं, उनकी उनकी समझ इस तरीके की नहीं बन पाती कि वो उस चीज को समझे कि ये लॉन्ग टर्म में आपके फायदेमंद है। तो कई बार हार्ड डिसीजन लेने पड़ते हैं, और वो हार्ड डिसीजन लेने का भी उसके अंदर क्या बोलते हैं उसको, कि उसके अंदर वो चीज, वो कुगत होनी चाहिए, है ना, कि वो हार्ड डिसीजन ले सके कि हाँ यार, इससे हो सकता है मेरे वोटर, मैं अगर उनको खुश करने लग गया, मुझे अगर चाहे वोटर को खुश करना है और चाहे नेता को खुश करना है, जिस दिन हम खुश करने लग गए उस दिन हमारा बेड़ा गर्क है। जिस दिन हमने ये सोचा मेरे वोटर बिदक जाएंगे, मेरा नेता बिदक जाएगा, ये बुरा मानने लग जाएगा, तो उस दिन गड़बड़ हो जाएगी, है ना। तो हमें सही क्या है, उस चीज, उस डायरेक्शन में काम करना है, और सही जो है उसको उसको भी समझने की बहुत आवश्यक बात है कि सही क्या है। उदाहरण, मैं एक छोटा सा उदाहरण और देना चाहता हूं, बातें बहुत लंबी हो गई हैं। मैं एक बार पुनः आपसे कहना चाहता हूं, आज रात 9 बजे प्लीज हमारे इस चर्चा में जुड़े, इसमें देखें कि हमारे उत्तराखंडी युवा किस प्रकार से, किस प्रकार से उत्तराखंड का नाम रोशन कर रहे हैं, पूरे देश में रोशन कर रहे हैं, और शायद बाहर भी। वो कैसे, आज आप रमन शैली जी को सुनेंगे, हो सकता है उनकी टीम के साथ कोई और व्यक्ति भी हो। तो यशोदा मैम, रमन शैली जी, और आज हमारे साथ एक नए साथी और जुड़ेंगे, अखिलेश भट्ट जी। और देखते हैं कि हम किस प्रकार से चर्चा, ये जानकारी आप लोगों तक लाने का प्रयास कर रहे हैं। और साथियों, मेरी आप सभी से विनती है, जितना प्रयास हो सके इस दिवाली अपने उत्तराखंडी भाई बहनों, अपने उत्तराखंड समाज, अपने उत्तराखंड के लोगों के बारे में सोच के जरूर मनाना। चाहे वो दिए की बात हो, चाहे वो मिठाई की बात हो, चाहे वो कुछ भी हो, कहीं से भी आप मनाएं। मैं एक प्रयास कर सकता हूं, ऐसा जरूर नहीं है कि मैं गांव में जाऊं यही मेरा प्रयास हो सकता है। आप यहां से किस तरीके से भी अपने गांव, अपने देशवासियों, अपने क्षेत्रवासियों के लिए प्रयास कर सकते हैं। ये सब हमारी भावनाएं होनी चाहिए, पहले नियति होनी चाहिए, उसके बाद हो तो जाएगा ही। विनोद पंवार जी शायद जुड़ना चाहते हैं, मैं देखता हूं अगर जुड़ पाए तो। साथियों, मेन बात बार बार यही कहना चाह रहा हूं। एक छोटा सा उदाहरण, जो मैं माफी चाहता हूं बीच में निकल गया। सर, मैं रात 9 बजे की चर्चा में जुड़ने का बेसब्री से इंतजार रहेगा जी। जितेंद्र बर्तवाल जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी साथियों का मैं पुनः स्वागत करता हूं, जो भी साथी इस समय जुड़े हुए हैं मेरे से। पूजा विष्णु जी, शायद आप जुड़ना चाह रहे हैं। जो भी साथी जुड़ पाए, मैं कोशिश करूंगा जोड़ने की। यहाँ से कितने जुड़ पाते हैं। तो जो हम बात करना चाह रहे थे कि कई बार हार्ड डिसीजन एक लीडर को लेना पड़ता है। तो हार्ड डिसीजन क्या होते हैं, उदाहरण के तौर पे, जब जब जनप्रतिनिधि गांव में विजिट कर रहा है, तो प्रत्येक गांव में ये बात भैया निकल के आई प्रणाम। कि जय उत्तराखंड। पूजा मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है जुड़ने के लिए जी। जय आपने बहुत उत्तराखंड अच्छी भैया। बातें लिखी कि जी, जी, कहें कहें मैम, आप क्या कहना चाहते हैं।
भाई मैं तो यही कहूंगी कि जो दिन हमने देखे हैं और जो हमारे बड़ों ने उत्तराखंड लेने में अपनी जान दी है, उसको हम व्यर्थ न- हमारे लिए बहुत कुछ किया, हमने उनके लिए कुछ भी नहीं कर पाए, क्योंकि हम लोग बिल्कुल ऐसे हो गए कि यार वो बड़ा, ये बड़ा, वो अच्छा, ये अच्छे में हमने खुद बर्बाद हो गए। जब अपने ही घर बर्बाद करके तो दूसरे क्या बचा पाएंगे हम? बिल्कुल मैम। हमारे वो यहाँ पे वो क्या कहावत सुविधा है ना, है? जब अपना ही हमारे अपना ही सिक्का उत्तराखंड में खोटा ना है तो फिर कहीं आगे स्कूल कहाँ अच्छी किससे है, खोटा। ना कहीं हमारे, ना हमारे यहाँ कोई जी जी। शिक्षा अच्छी है, ना हॉस्पिटल अच्छा है, कोई भी सुविधा मतलब जो हम चाह रहे थे वो है ही नहीं, इसलिए हम लोग बाहर चले गए। उत्तराखंड पूरे गांव के गांव खाली हो गए। जी जी। और ये कमी, तो हम मैम ये नहीं इसमें कहेंगे कि सरकार इसमें की है, ये कमी हमारी है। सॉरी, आपकी देखिए आवाज दोनों नहीं है, आ मिक्स रही। मैच है। कमियां मिक्स ये मैच है, कमी ऐसी बात नहीं हमारी है। है, मैं हमारी जो है, हम नहीं जानना चाहते कि हमारे घर में कितने लोग हैं, हमारे घर में किस आदमी की क्या सोच है। हम बिल्कुल भी फैमिली के साथ या अपने किसी के साथ अपना टाइम ही नहीं दे सकते, तो ये गलती हमारी। हम सरकार पे दोष नहीं दे सकते कि सरकार नहीं कर रही, वो गलती हमारी है, इसीलिए वो लोग आज हमारे सिर पे बैठ गए। वो एक कहावत है पहाड़ी माँ, कुछ करनी कुछ करतूत कुछ देवता कुछ घरभूत। तो वो एक बात आ हाँ, जाती है कि तो डेफिनेटली मतलब कुछ सरकारों की कमियां रही हैं, कुछ हमारी कमियां रही हैं, बहुत सारी चीजें ऐसी हुई हैं। लेकिन ये सरकार ये की कमी कमियां तो तो हैं, है ही, पर सवाल उससे तो हैं। ज्यादा अब कमी इसको दूर हमारी है, वो करने का भाई हम प्रयास हम किस लापरवाही कर तरीके से देते करते हैं। हैं। जी जी। जी बिल्कुल। आपको मैं ये बताऊं कि उत्तराखंड साइड में 2004 से उत्तराखंड घूम रही, और मैं कहानी घूमी हूँ कि शायद जिस गांव का नाम आपने सुना नहीं होगा, मैंने उस गांव में तक काम किया। जी जी। मैम थोड़ा सा 2011 इंट्रोडक्शन करिए आप 2004 से अपने मैं बारे में। उत्तराखंड घूम रही, पर उत्तराखंड में वहां तक पहुंच गई जहां हमारे उत्तराखंड का लास्ट गांव है, वहां तक मैं गई, पर वो नहीं दिखा जो उत्तराखंड में हमारे बड़ों ने अपना जीवन दिया, अपना बलिदान दिया, वो चीज नहीं देखी मैंने आज तक उत्तराखंड में। केवल उन लोगों को ही था कि हम उत्तराखंड के लिए अपनी उन लोगों ने जान दे दी, पर उन लोगों के लिए हम एक दीवा तक नहीं जी जला सकते उनके नाम का, क्योंकि हमारे पास है ही नहीं हमारी उतनी हैसियत। उन लोगों ने तो दिया, उत्तराखंड लेने में अपने कुर्बानी दे दी, और हम लोग क्या रह गए कि कांग्रेस अच्छा, बीजेपी अच्छी, वो एक आज एक के नारे लगाए, कल दूसरे के नारे लगाए, हमारी तो जिंदगी नारे लगाने में चले गए, उत्तराखंड पूरा बर्बाद हो गया। क्या दे, हर जी। गांव में दारू के ठेके खुलवा दिए, पर एक अच्छा कॉलेज, एक अच्छा हॉस्पिटल हमारे उत्तराखंड में नहीं है, कहीं भी नहीं, कहीं भी ना। मैं एक्चुअली अभी थोड़ी देर पहले हम वही पूजा जी, मैं अभी थोड़ी देर पहले वही बात कर रहा था कि जो जो हार्ड हम्म, डिसीजन लेने पड़ते हैं, कि एक नेताजी गांव में गए और गांव वालों से उनकी समस्या पूछी, तो गांव वालों ने कहा जी हमारे गांव में आप स्कूल बना दीजिए। मैं एक उदाहरण दे रहा हूं। तो थोड़े टाइम में वोट लेने, ऐसे आप ये देख लीजिए कि एक डायमेंशन में जैसे हमारे यहाँ पे 12-15 गांव है, उसमें 3-4 स्कूल आ जाते हैं। अब 3-4 स्कूल 12-15 गांव में आपने दे दिया, तो उसको मेंटेन करने के लिए डेफिनेटली पहाड़ों में बहुत दिक्कतें हैं। चाहे टीचरों की बात करें कि टीचर जाने के लिए पहाड़ में तैयार नहीं है, तो टीचरों की भी कमियां आती हैं। फिर बच्चे भी, कुछ बच्चे इस स्कूल में पढ़ रहे हैं, कुछ इस स्कूल में पढ़ रहे हैं। क्या हमने ये डिसीजन नहीं लेना था मैं आपको कि हम बताऊं कि प्रत्येक गांव को उस स्कूल से टीचर, ये जोड़ते, बताऊं, कोई ट्रांसपोर्ट की पहाड़ में सुविधाएं। रहना चाहेगा टीचर ये बताओ कि पहाड़ में रहना कौन पसंद करेगा? जिस टीचर ने वहां पढ़ाई करी नहीं, तो वो टीचर पहाड़ में क्या करेगा? जिसको वहां सुविधा ही नहीं मिली, उससे क्या पता हमारा बच्चा, आपको पता कि जो सुबह देहरादून पेपर देने आता है, वो शाम को नहीं जाता, माँ बाप को फोन कर देता, नहीं मेरा एडमिशन यहाँ कराना, ठीक है, नहीं मैं घर से भाग रहा। जी जो बच्चा हमारा गांव से ऋषिकेश, देहरादून, दिल्ली पेपर देने आता है, वो बच्चा शाम को घर जाने की उम्मीद नहीं रखता, क्योंकि उसको कुछ सुविधा है ही नहीं वहां। ये कह दे नहीं मेरा एडमिशन देहरादून में कराओ तभी मैं पढ़ाई करूंगा, और जिसका देहरादून कॉलेज में नहीं होगा इतना बड़ा बोझ कि वो बंदा रोजी
एक मजदूर का बेटा, मेरे जैसे मजदूर का कोई होगा कि वो भाई जो दिन का 100 रुपए कमाता, वो देहरादून में कैसे पढ़ा पाएगा? कोई बेचारा लेकिन लेकिन मैम मैं कुछ यहाँ पे ये भी करके कहना चाह थोड़ी रहा बहुत हूँ करके उस कि बच्चे को पढ़ाने गांव की में ही कोशिश हमने भी बहुत करेगा। गांव में ही हमने बहुत ऐसे लोग भी देखे हैं जो अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रहे हैं और अच्छी खासी फीस भी दे रहे हैं। मैं मैं पहाड़ों की बात कर रहा हूँ। पहाड़ों में कुछ ऐसे स्कूल हैं जो प्राइवेट लेवल पे चल रहे हैं और वहीं के पेरेंट्स बहुत अच्छी फीस भी दे रहे हैं। उसके बावजूद मतलब वहां की दिक्कत ठीक होगी, वहां पे मैंने फीस भी दी, बच्चे को वहां रहने के लिए किराया भी दिया, सब कुछ दिया, है ना। लेकिन वही हमारे स्कूल में आप ही देख लीजिए कि प्राइवेट स्कूल है और एक सरकारी स्कूल है। अगर आप देखें तो जो टीचर है ना, वेल एजुकेटेड, हाईली एजुकेटेड आपको सरकारी स्कूल में मिलेंगे, प्राइवेट में नहीं मिलेंगे। तो हाईली प्राइवेट में है, एजुकेटेड आपको। प्राइवेट में तो खाली नाम की बात रहती, ये है कि सरकारी में भी लिखा वो। क्या है। भाई उत्तराखंड में आपको लगाऊं कि घाट साइड पूछोगे कि चमोली जिला साइड में आपका तो फिर भी ये टेरी पौड़ी श्रीनगर, ये तो फिर भी मानो कि ये तो बहुत अच्छे है। घाट साइड से आगे जाओगे ना, तो भाई वो गांव, जिस गांव का थोड़ी प्रधान अच्छा होगा, उसी गांव में सुविधा मिलेगी। जी घाट जी। साइड कभी जाके देखना, मेरे साथ में लेके जाऊं आपको, आप कहोगे कि बहन तू यहाँ कब पहुंची इस जगह पे। उन लोगों को पीने का पानी भी नहीं, 3-3 किलोमीटर दूर जा रहे, वो नदी का पानी लेके घड़ों में भर के ले जाते हैं, आधा आधा घंटा लग जाता है उन्हें पानी ले जाने में। बिल्कुल बिल्कुल, पूरा दिन पानी के लिए जानकारी। शायद कुछ नेटवर्क प्रॉब्लम आ गई। तो साथियों, मैं यही आप सभी से कहना चाह रहा था। शायद विनोद पंवार जी भी जुड़ना चाह रहे हैं। लेकिन बहुत अच्छी बात कही पूजा मैम ने कि आज जो हमने उत्तराखंड का सपना देखा था, जो हमारे पूर्वजों ने या जिन लोगों ने शहादत दी, जिन्होंने ये सपना देखा था, क्या आज उनका सपना पूरा हुआ? सवाल ये है। तो इसका जवाब एक यही है कि नहीं, वो सपना आज भी अधूरा है। उत्तराखंड उत्तराखंड एक मात्र ऐसा राज्य है जिसने अपने हक के लिए शहादतें दी हैं, जिसने अपने हक को, अपने राज्य आजाद भारत में अपने हक के लिए अपने बलिदान दिए, प्राणों की आहुति दी, और आज भी उनको न्याय नहीं मिला है। तो न्याय न मिलना, ये हमारे व्यवस्था, ये हमारे सिस्टम की भी कमी है, साथ में हमारे समाज की, कि जिनको ये जानकारी नहीं है कि 26 साल पहले हमारे उत्तराखंडियों पे क्या अत्याचार हुए और उनको आज भी जस्टिस नहीं मिला। ये बात अब पब्लिक की है। अब पब्लिक आवाज उठाएगी तो डेफिनेटली न्याय मिलेगा। आप देख लीजिए, आजकल तो सिस्टम भी ऐसा हो गया है, मतलब न्यूज, आप चाहे एक सोसाइटी को इतना तोड़ मरोड़ दीजिए कि उसके पीछे सीबीआई, ईडी, पता नहीं क्या क्या लग जाते हैं। मतलब कितनी एजेंसियां एक एक सोसाइटी के पीछे लग जाती हैं, और वो सोसाइटी आज की डेट में गायब हो चुका है, कोई उसकी बात नहीं कर रहा है, लेकिन उसके पीछे पूरा आपका सिस्टम लग गया। लेकिन उत्तराखंड में 1994 में इतने शर्मनाक घटनाएं हुई हैं, उसके पीछे कोई नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि हम कोई आवाज नहीं उठा पा रहे। तो हम सोशल मीडिया, हमें पता है कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो है, न्यूज वगैरह किस तरीके से चली जाती हैं। रावत जी बार बार जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं, बट शायद जुड़ नहीं पा रहे हैं। तो ये सब समस्याएं हैं। इसका समाधान वन यूके टीम ने जिस तरीके से निकाला है, वो है एक परिवार से एक व्यक्ति को नौकरी अगर मिलती है, तो हमारे 90% जो यहाँ पे 20,000 रुपए तक की नौकरी दिल्ली, एनसीआर या अन्य शहरों में कमा रहे, हर व्यक्ति अपने गांव जाके सेटल होना चाहेगा। दूसरी बात, जब लोग होंगे तो आप, एक भाई तो जॉब पे लग गया, दूसरा भाई बिजनेस करेगा, क्योंकि वहां पे लोग इतने आ चुके, परिवार आपका गांव में सेटल होने लग जाएगा। आज की डेट में, कुछ दिन पहले अभी दिनेश भाई ने जो समस्याएं बताई कि उत्तराखंड ह्यूमन ट्रैफिकिंग में नंबर 1 पे है। मतलब हम किस दिशा में जा रहे हैं? क्यों? क्योंकि वहां सुनने वाला, देखने वाला कोई है नहीं, आवाज उठाने वाला कोई नहीं है। आज वहां पे जनरली क्या होता है, समाज में एक सामंजस्य, एक बैलेंस बनता है। महिलाएं इतनी महिलाएं हैं या फिर बुजुर्ग हैं, जवान और जो युवा हैं, वो क्षेत्रों में, अलग अलग क्षेत्रों में काम धंधे करने के लिए आए हुए हैं। तो हम इस चीज को किस प्रकार से सेटल कर सकते हैं? अगर गवर्नमेंट ये स्कीम निकाले, उसका प्रपोजल भी वन यू की टीम ने गवर्नमेंट को दे चुके हैं कि हर व्यक्ति सोचता है, अरे यार सरकारी नौकरी एक परिवार से एक व्यक्ति को कैसे मिल जाए।
तो हम बता सकते हैं, हमने प्रपोजल दे रखा है किस प्रकार से संभव है। 53,000 करोड़ रुपए आपका बजट है, क्या आप 15% बजट अपने अपने राज्य को विकसित करने में, डेवलप करने में या पलायन रोकने में नहीं लगा सकते, जिससे आपकी बहुत सारी समस्याएं दूर हो सकती हैं। आपको केवल 15% बजट ये देखना है। जब दिल्ली गवर्नमेंट 25% केवल एजुकेशन में खर्च कर सकती है, तो क्या हमारा उत्तराखंड के जो नेतागण हैं वो अपना 15% बजट अपने उत्तराखंड को सशक्त बनाने के लिए, अपने उत्तराखंड की समस्याओं को दूर करने के लिए नहीं कर सकते? ये बात समझ की है कि मैं इस चीज को कितना समझ पा रहा हूं और मेरी नियति क्या है। अगर मेरी नियति है तो डेफिनेटली हो जाएगा। मैं सभी साथियों से एक चीज कहना चाहता हूं, क्या आपको पता है कि एक विधायक को विधायक निधि कितनी मिलती है साल की? कितनी साल की विधायक निधि मिलती है? और प्रत्येक विधायक कहता है कहीं पे भी अगर जाए, जो मेरे को जानकारी है, सत्यापित मैं कुछ नहीं कर सकता, लेकिन जो जानकारी है कि 20% विधायक वापस फंड ले लेता है। तो आप लगा लीजिए कि अगर 1 करोड़ का बजट मिलता है तो 20 लाख रुपए एक साल का विधायक को नंबर 2 की मनी चाहिए। 3 लाख रुपए के लगभग उनकी सैलरी है। भारतीय 36 लाख रुपए आप ये देते हैं, 36 और 20 हो गए 56 लाख रुपए। 56 लाख रुपए मिनिमम मैं कह रहा हूं, बाकी टेंडर और ये और वो तो बहुत सारी चीजें चल रही होती है। जो स्कीमें आती हैं वो केवल विधायक या विधायक प्रतिनिधि या उनके लोगों को या उनके चहेतों को दी जाती है। ऐसा सिस्टम क्यों है? क्यों नहीं एक आम आदमी जाके अपने सिस्टम के मुताबिक जो अगर वो एलिजिबल है तो उसको मिले। अगर आपके पास इतना डेटा होता है, फिल्ट्रेशन क्या है? प्राइवेट सिस्टम में फिल्ट्रेशन हो सकती तो गवर्नमेंट सिस्टम में क्यों नहीं हो सकता? आपके पास 10 ऐसे व्यक्ति आते हैं तो 10 व्यक्ति तो नहीं पाएंगे क्योंकि एक ही वैकेंसी है आपके पास, तो वो 10 में से एक कौन होगा? तो क्या उसका सिस्टम बनाया जा सकता है? और वो सिस्टम हर किसी पे लागू होना चाहिए। क्या हम जब वोटिंग पावर होती है, जब दो म्यूचुअल आ जाते हैं, तो क्या हम वो नहीं मानते हैं? वो भी मानते हैं क्योंकि वो सिस्टम का पार्ट है। जब हम वो मान सकते हैं तो इसको क्यों नहीं मानेंगे? बात है करना कौन चाहता है, बात यह है सोच किसकी है। आज प्रत्येक व्यक्ति की सोच ये हो चुकी है कि भैया मेरा काम बनता, भाड़ में जाए जनता। माफी चाहता हूं ये शब्द यूज करना पड़ा, लेकिन ये मेंटेलिटी केवल एक नेतागण की नहीं, हर व्यक्ति, ज्यादातर व्यक्तियों की होगी। मैं ये भी नहीं कहूंगा क्योंकि बहुत सारे ऐसे व्यक्ति हैं। शायद कल मैंने केबीसी देखा, उसमें जो व्यक्ति आए थे, आप सोच सकते हैं उन्होंने अपनी पूरी पूरी जिंदगी लगा दी है, पूरी जिंदगी लगा दी है एक समाज को विकसित करने के लिए, पूरी जिंदगी लगा दी है। और लेकिन रिजल्ट अगर आप ऑल ओवर इंडिया देखें तो रिजल्ट हमें नजर नहीं आता है। हमें पहली बार सुना उनके बारे में, लेकिन रिजल्ट हमें नजर नहीं आता है। और हम बोले क्या किया है इन्होंने, लेकिन आप उनकी लाइफ को जाके देखिए कि उन्होंने कितने लोग, कितने 3 लाख परिवार के साथ उन्होंने काम किया। क्या हम सोच सकते हैं? तो ऐसे भी लोग हैं। क्या ऐसे लोगों को मतलब आपका नेतृत्व करता नहीं बनना चाहिए? बनना चाहिए। अच्छे लोगों को नेतृत्व करना बनना चाहिए। और लीडर वही होता है, पहले जो सामाजिक व्यक्ति, जो समाज के हित में काम करते थे, वो नेता बनते थे। और आज नेता कौन बनते हैं आप खुद जानते हो। और नेता को चुनने वाले पहले भी लोग थे और आज भी लोग ही हैं। मैं आजाद भारत के बाद की बात कर रहा हूं, उससे पहले क्या चलता था वो भूल जाइए, वो भूल जाइए। लेकिन आजाद भारत के बाद जिस तरीके का सिस्टम चलता था, पहले भी नेता आप चुनते थे, आज भी नेता आप चुन रहे हो। और एक प्रधान जब 3-4 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 5 लाख, 6 लाख रुपए मतलब वोट जीतने के लिए पैसा खर्च कर रहा है, आप खुद सोचिए नेता किसको बनना चाहिए? मतलब जिम्मेदारी क्या है? कौन ऐसा व्यक्ति है कि जो कह रहा है कि भैया मैं 5 लाख रुपए भी खर्च करूंगा और ये जिम्मेदारी भी लूंगा? कौन है ऐसा व्यक्ति और क्यों ऐसा वो सोच रहा है? क्यों सोच रहा है? खुद सोच लीजिए। आपको समझ भूपेंद्र रावत जी बेवकूफों वाली बात करते हो। पहले परिवार की परिभाषा तो बता दो कि परिवार में कैसे तय करोगे? किसी के अगर 5 लड़के हों और 5 को शादी हो गई है तो एक परिवार ना होने के 5 परिवार हो जाएंगे। ऐसे में तो हर कोई अपने लड़के की शादी 22 में कर देगा कि लड़का चाहे नालायक ही हो पर सरकारी जॉब तो। भूपेंद्र रावत जी आप हमारे साथ इस पे बात कर सकते हैं। और जो परिवार की परिभाषा भी तय की जाती है, अगर आज की डेट में आपको एक परिवार के ऊपर अगर कुछ चीजें मिलती हैं, आप भी जानते हैं कि परिवार का मतलब क्या है ना? और तो ये गवर्नमेंट, मैंने क्या कहा था, एलिजिबिलिटी किस प्रकार से है वो एलिजिबिलिटी तय करनी पड़ेगी। ये बात करने वाली बात नहीं है, बेवकूफों वाली बात आपको लग रही है, शायद हो सकता है, लेकिन हमारी समझ क्या कहती है, अगर आपको ये लगता है कि हम बेवकूफों वाली बात कर रहे हैं तो आप चर्चा कीजिए हमारे साथ।
कहां पे दिक्कत है, जो हमने प्रपोजल बना रखा है वो क्या है, और सिक्किम गवर्नमेंट ने किस प्रकार से परिवार आइडेंटिफाई किया है। जब सिक्किम गवर्नमेंट एक राज्य में ऑलरेडी ये इंप्लीमेंटेड तो है, तो परिवार तो उन्होंने भी डिसाइड कर रखा होगा। जब उन्होंने कर रखा है तो हम क्यों नहीं कर सकते, हम क्यों नहीं कर सकते। आप जानते हो जो अभी स्कीम आई थी सेंट्रल गवर्नमेंट की, आयुष्मान भारत, क्या है वो भी एक परिवार से है। जब राशन मिलता है आपको क्या मिलता है, एक परिवार को मिलता है ना। जब वो परिवार डिसाइड है, फिर आप यहाँ पे जॉब में कि एक परिवार एक परिवार में 5 बच्चे हैं, 5 के अलग परिवार हैं, आप क्या कहते हो, आप एक परिवार बनते हो या 5 परिवार बनते हो। तो अगर आपने अलग अलग रहना, खाना, चूल्हा चौकी अलग हो गई है, आपका डिवीजन हो चुका है, 5 भाई अलग अलग हो गए, तो डेफिनेटली 5 परिवार होंगे। और ऐसी क्या बात है, ऐसी क्या बात है, एक गांव में पहले 40 होते थे, आज 70 है, तो उसमें क्या मतलब दिक्कत कहां है। ये परिवार को आइडेंटिफाई करना, ये स्कीम है, ये रूल बनाए जाएंगे, ये सिस्टम बनाया जाएगा सर। ऐसे थोड़ी कि एक सरकारी जॉब में, और सरकारी जॉब मैं पहले भी कह चुका हूं आपको, ये सरकारी जॉब वो वाली सरकारी जॉब इस तरीके से नहीं है कि जहां आपको आपकी कैपेबिलिटी के अनुसार, आप बताएं मेरे को जो जॉब की मैं बात कर रहा हूं, मैं तो नहीं कर सकता सर उसमें। मैं आपको एक चीज बताऊं, जो आज की डेट, मैं कहना नहीं चाहता इन चीजों को, लेकिन भाई मैं एक प्रधान का कार्य नहीं कर सकता। मुझे पता है कि प्रधान को वेजेस क्या मिलते हैं, मैं उस वेजेस में मेरा नहीं हो सकता है, मैं कैसे करूं उस चीज को, है ना। अब मैं ये चाहूं कि भैया मैं यहां से पैसा कमा लूं, खा पी लूं, मेरा मतलब कई ऐसे लोग हैं जो कि कई लाख रुपए लगा के मतलब किसी विभाग में जॉब करते हैं, क्योंकि उनको पता है यहां से मेरे को खाने के जो लाख रुपए मैंने इन्वेस्ट किए हैं वो मैं वापस ले लूंगा, है ना, ये इन्वेस्टमेंट है। तो जब हम वहां कर सकते हैं, तो यहाँ पे ये समझ हमें थोड़ा सा ब्रॉड करनी पड़ेगी। और जब हम कोई बात कर रहे हैं, आप यहाँ पे आपने सीधे बोल दिया कि कैसे कैसे बेवकूफों वाली बातें कर रहे हैं, तो ये ना हमारी मानसिकता को दर्शाता है। अगर आपको इसमें कोई दिक्कत लगती है तो भाई जी आपको बात करनी चाहिए कि नहीं, यहाँ पे क्या इसमें ये संभव है कि परिवार को आइडेंटिफाई कैसे करें, ये आपका सवाल हो सकता था। लेकिन हम किस भाषा में पूछ रहे हैं, ये भाषा क्या है हमारी, ये भाषा किस भाषा में हम बात करना चाहते हैं। कि भाई जी आप हो सकता है हमने बात कर रखी हो, और हो सकता है ये लैप्स है, तो उसको हम देखेंगे, उस चीज में समझ सकते हैं। आपने क्या है ना, वो कहावत भी है, अधभर गगरी छलकत जाए। तो जब तक आपको इसकी संपूर्ण जानकारी नहीं होगी, तब तक आप ऐसे ही भटकते रहोगे, ऐसी ही बातें करते रहोगे। तो पहले किसी भी, मैं केवल वन यू के टीम के उद्देश्यों की बात नहीं कर रहा, किसी भी सिस्टम को समझने के लिए कि मुझे अगर एक आज की डेट में मुझे बीपीएल कार्ड बनाना है, तो उस बीपीएल कार्ड बनाने का प्रोसेस, सिस्टम हमको जानकारी होनी चाहिए। नहीं है तो ये हमारी कमी है, नहीं है तो ये हमारी कमी है, और इस कमी को हम किस प्रकार से दूर कर सके, ये हमारा एक प्रयास रहेगा। तो बहुत बातें और बहुत सारे लोगों का बहुत बहुत आभार, आप सभी साथियों का जुड़ने के लिए। शोभा मैम, प्रताप रावत जी, आनंद सिंह जी, आप सभी का। पूजा विष्णु जी, मेरे भाई, आज नेता वह है जो गरीबों को सताते हैं। बिल्कुल पूजा जी, आपने बिल्कुल सही बात कही है। लेकिन नेता वो है जो ये काम कर रहे हैं, और फिर भी हम उनको नेता बनाते हैं। बात यहाँ है, जो हम देखिए, गलतियां हर किसी से होती हैं, आइडेंटिफाई करने में होता है क्या है कि आज मैं कुछ दिन पहले एक साथी से कुछ बात भी कर रहा था, तो मैंने एक बात कही कि देखो यार, आज मेरी क्या भावना है, मेरे 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 मुताबिक आज है, और कल को जब जब मतलब इस व्यक्ति को आपने अच्छा व्यक्ति चुना, आगे भेजा, और वो व्यक्ति वहां जाके किस प्रकार से, जब उसको पावर मिली, पैसा मिला, वो पागल हो गया। क्या वो पावर और पैसा वो कंट्रोल कर पाया? जो हम कहते हैं कि हर व्यक्ति के अंदर वो ताकत है, वो ताकत समझनी होगी। तो क्या हर व्यक्ति जागृत हो पाता है? तो यही चीज यहाँ पे भी है कि जब पैसा पावर उसको मिला, क्या वो उसको संभाल पाया? क्या वो उन्हीं बातों पे कमिटेड रह पाया जो बातें उसने कही थी? तो ये बहुत सारी चीजें हैं, और हैं सब आदमी, हैं सब लोग ही, है ना। तो चाहे इधर की बात करें चाहे उधर की बात करें, कहीं ना कहीं आज का जो प्राणी है, मनुष्य है, वो कहीं ना कहीं व्यक्तिगत हो चुका है। कहीं ना कहीं उसकी जरूरतें बहुत बढ़ चुकी हैं, और उन जरूरतों को पूरा करने के लिए आप खुद देख लीजिए कि आप मिलके, हम मिलके क्या काम कर सकते हैं, और जरूरतें भी पूरी होंगी जब हम एक सही दिशा में काम करना चाहें। आपस की लड़ाई में
जी शोभा मैम, ये आपस की लड़ाई है ही। और होता क्या है कि आप एक एक परिवार को ले लीजिए। मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। आप सभी साथी जितने भी यहाँ पे इस समय जुड़े हुए हैं, एक्चुअली जब आपके अपने परिवार में, मैं बार बार परिवार, देखिए बात है, मैं क्या समझना चाह रहा हूं, मैं अपने परिवार को, आप केवल अपने परिवार को, आप, आपकी वाइफ, आपके बच्चे, अगर इतनों को समझते हैं तो यही आपका परिवार है। आप अपने परिवार को, आप अपने पेरेंट्स, अपने चाचा ताऊ, उनके बच्चे, अपनी मतलब जो वाइफ है, भाभियां हैं, इन सबको आप अपना परिवार समझते हैं तो वो आपका दायरा है। आप पूरे गांव को अपना परिवार समझते हैं, वो आपका दायरा है। वो आप खुद डिसाइड करते हैं कि हम किस प्रकार से अपना अपना है। हम यहाँ पे भी अपना ही बात कर रहे हैं, अपने उत्तराखंड अपना ही बात कर रहे हैं, किसी और का नहीं कर रहे हैं। लेकिन मैं क्या पूरे उत्तराखंड या उत्तराखंड के लोगों को अपना समझता हूँ? क्या उनकी भावनाओं को अपना समझता हूँ? क्या उनके दर्द को अपना समझ पाता हूँ? होता क्या है कि एक परिवार में भी अगर मनमुटाव होने लगता है, और कल को मैं ये कह रहा हूं कि राजनीति के लिए दो भाई अगर खड़े हो जाते हैं, तो जो दूसरा व्यक्ति है, जो अगेंस्ट में है ना, कोई भी, वो मिलके तीसरे व्यक्ति को खड़े कर देंगे, लेकिन अपने भाई के सपोर्ट में उतरते नहीं है। और मैं ये नहीं कह रहा, अगर अगर नालायक है तो मत उतरो, कभी भी मत उतरो, कभी भी उसके सपोर्ट में मत जाओ, चाहे अपना ही है। नालायक है तो मत करो। लेकिन होता क्या है, हमें पता है कि ये लायक है, लेकिन इसके सपोर्ट में नहीं उतरते, हम किसी तीसरे नालायक को ले आते हैं और उसके समर्थन में चले जाते हैं। तो जब मैं यहां से कट के दूसरे के साथ चले गया, तो डेफिनेटली उसकी पावर बढ़ गई, ये तो गिरेगा ही गिरेगा, है ना। तो ये चीजें हैं, इन चीजों से हमें बाहर उतरना पड़ेगा। अपना माइंडसेट इस तरीके का बनाना पड़ेगा, अपने विचार इतने संकीर्ण विचार नहीं, अपने अपने ब्रॉड रखने पड़ेंगे, ताकि हम इस चीज को समझ सके। पंकज जोशी जी कह रहे हैं रावत हटाओ उत्तराखंड बचाओ। भाई जी, पहले भी रावत है, अब भी रावत है, बात रावत की या उसकी नहीं है। आप ये बताएं, क्या आपने जो त्रिवेंद्र सिंह रावत जी हमारे मुख्यमंत्री हैं इस समय, क्या उनको देख के वोट दिया था? आपने किसको देख के वोट दिया था? है ना। तो ये समझने वाली बातें हैं सर। यहाँ पे हम कह तो देते हैं कि इसको हटाओ, उसको हटाओ, अरे उनको लाने वाले कौन थे यार? उनको लाने वाले कौन थे? भाई आपने एक पार्टी को वोट दिया, एक नेता, पार्टी भी छोड़ दीजिए, एक व्यक्ति के नाम पे वोट गए हैं, और उन्हीं व्यक्ति के कहने पे उन्हीं व्यक्तियों ने वो चुने हैं कि भैया आपके मुख्यमंत्री हो। तो क्या वो गलत थे? अगर हम, क्या वो गलत थे? है ना। तो मतलब मैंने जिनको, जिनके कहने पे मैंने उनको चुना है, तो या तो मतलब मैं आपको कह रहा हूं भैया इनको चुनो, तो गलत कौन हुआ? मैं हुआ या जिसको चुना गया वो हुआ? आप इस, माफी चाहता हूं, मैं इस चीज में पढ़ना नहीं चाह रहा, लेकिन ये सब चीजें, ये बड़ा आसान है कहना कि ये हुआ है, इनको हटा दीजिए, समस्याएं ठीक हो जाएंगी। आपको पता है, उत्तराखंड पहला ऐसा राज्य है जिसमें लगभग 5 साल में 2 मुख्यमंत्री आते हैं, और कितना लोड फिर इस जनता पे पड़ता है। कभी हमने समझ गौर करने की बात करी? नहीं करी, है ना। तो और गौर क्या, गौर हम कौन होते हैं गौर करने वाले? हम कौन है हटाने वाले सर? ये महेंद्र सिंह केजरीवाल को मत लाना उत्तराखंड। भाई जी, आप, मैं वही कहना चाह रहा हूं कि चाहे केजरीवाल है, अब यहाँ पे कहें कि केजरीवाल को मत लाइए, या फिर कहें कि राहुल गांधी को मत लाइए, या फिर कहें मोदी को मत लाइए, तो चेहरे तो यही हैं। आपको किसको लाना है? कौन है? कौन आपके आपके उत्तराखंड, आपके पहाड़ के विषयों पे काम करने वाला व्यक्ति कौन है, ये हमको समझना पड़ेगा। और समझिए, आज से शुरू कर दीजिए, कौन हमारे क्षेत्र के नेता हैं, कौन ऐसे लोग हैं, आज से शुरू कर दीजिए। जैसे पॉलिटिकल पार्टियां ये षड्यंत्र रचते, माफी चाहता हूं, षड्यंत्र मतलब कि लोगों को दिमाग इस तरीके से कर देते हैं कि आपको दूसरा नजर नहीं आता, है ना। तो उस षड्यंत्र में ना आए, और आप इस तरीके से इस चीज को समझने की कोशिश करें कि नेता, मेरा लोकल नेता ऐसा, इस क्षेत्र का लीडर कौन होना चाहिए, उसके समर्थन में हम आ जाएंगे। वो ये सब सामंजस्य आप लोगों को जागरूक करना पड़ेगा, और हम प्रयास करेंगे। आप लोग भी प्रयास कीजिए, हम लोग भी प्रयास करेंगे कि लोगों को जागरूक, लोग इतने सशक्त बने, इतने बुद्धिमान बने कि वो अपने समझ, अपनी सोच को इस तरीके से लेके जाएं कि जो भी उनका जनप्रतिनिधि हो, अच्छे जनप्रतिनिधि जाएं,
विधानसभा में, क्योंकि काम उन्होंने करने हैं, नीतियां उन्होंने बनानी है ना, और लोगों को भी जागरूक। आप केवल नीतियां लाके ही काम नहीं कर सकते, अगर नीचे काम करने वाले काम के नहीं है तो फिर कुछ नहीं हो सकता। तो नीतियां भी सही होनी चाहिए, समाज को भी सशक्त होना चाहिए, हम बार बार यही कहते हैं। तो साथियों, पुनः एक बार आपसे मैं ये कहना चाहता हूं कि आज रात 9 बजे जरूर जुड़िएगा। कुछ उत्तराखंडी युवा ऐसे भी, हमारा एक चर्चा रहेगी जिसमें रमन शैली जी आएंगे और हमारे 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 साथ वो डिस्कशन होगी कि किस प्रकार से कोई व्यक्ति या हमारे युवा किस प्रकार से टेक्नोलॉजी के माध्यम से या किस किस दिशा में सोच रहे हैं, ताकि हमारे उत्तराखंड की जो समस्याएं हैं वो कुछ हद तक हम दूर कर सकें। तो जब वो प्रयास कर सकते हैं, उनके साथ मिलकर हम प्रयास करें शायद। और ऐसा नहीं है सर, जब आप मिलकर प्रयास करेंगे तो डेफिनेटली बदलाव कहीं ना कहीं होगा। और आज हमें बड़ी खुशी होती है कि आज हमारे युवा जाग रहे हैं, युवा कनेक्ट हो रहे हैं, और युवा ही वो बदलाव ला सकते हैं, साथ में महिलाएं। हम महिलाओं का एक जब जब महिलाएं किसी भी आंदोलन में, किसी परिवर्तन में महिलाओं ने भाग लिया है तो काम होकर रहे हैं। तो मैं सभी महिलाओं का भी बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं। साथियों, आपसे एक विनती और है, जैसे आप देखेंगे कि हमारी लगभग जितने भी मतलब इन मांगों के समर्थन में हैं, आप कुछ नहीं, केवल क्या हम इतना प्रयास कर सकते हैं, जो ये मांगे अगर आपको भी उचित लगता है तो इन मांगों को आप अपने प्रोफाइल फोटो के साथ चेंज कर दीजिए। हम वो हर हमारी पोस्ट में भी आपको मिलता रहेगा। मैं शोभा मैम से चाहूंगा कि वो लिंक आप एक बार शेयर यहाँ पे कर दीजिए, आप किस प्रकार से अपना प्रोफाइल फोटो चेंज कर सकते हैं। नीरज नेगी जी, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। मैं उम्मीद करता हूँ सब कुशल से होंगे। और हम यहाँ पे प्रोफाइल फोटो अपना एक समर्थन देने के लिए कि हाँ, और अपने विधायकों से, अपने जनप्रतिनिधियों से जरूर बात कीजिए, क्या सर आप ये मांगे, ये चीजें पूरी कर सकती हैं, या ये इन चीजों के ऊपर काम कर सकते हैं। इन चीजों के ऊपर आप अपने विधानसभा में, अपनी जगह पे, अपने लोगों के लिए जरूर आवाज उठाएं। हमें लगता है कि अगर आप इन मांगों को पूरा कर देते हैं, इन चीजों को इंप्लीमेंट कर देते हैं, तो हमारा उत्तराखंड कहीं ना कहीं सशक्त जरूर हो जाएगा। और फिर हम जो उसकी कमियां हैं, खामियां हैं, फिर हम उन पे काम करेंगे। ऐसा थोड़ी है कि ये मांगे पूरी होगी, खत्म हो गया सब कुछ, ऐसा नहीं है। ये मांगे पूरी हो, इंप्लीमेंट सही हो, और इनका जो आगे इंप्लीमेंटेशन है या फिर नीचे ग्राउंड लेवल पे हर सही व्यक्ति को ये चीजें मिले, ये हमारा प्रयास रहेगा। और तब तक हम लगे रहेंगे, प्रयास करते रहेंगे आप सभी साथियों के साथ। जय भारत।